It's the last part of our chapter working of the constitution, and in this video we will study the role of judiciaries. But before going to our today's topic, I would like to recall our previous part. In part first and in part second, what we have learned that our government work with the constitution or with the laws or rules of the constitution. हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से काम करती है. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी काम नहीं करती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंटरनेशनल रिलेशंस विद द अदर प्लेस. अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस दूसरे से करना है तो उस समय भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरत पड़ती है. हम देखते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रीडम ऑल आर नेसेसरी थिंग्स इन्वॉल्व फॉर द ह्यूमन बीइंग. मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए हर चीज़ दी गई है. सेक्युलरिटी दी गई है, दैन डेमोक्रेटिक दिया गया है, रिपब्लिक दिया गया है, फ्रेटर्निटी दिया गया है, इक्वालिटी दिया गया है. ये क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर इफ that country is a democratic country, so all these things are necessary in that democratic country. वो democratic country में बहुत जरूरी है. So citizens have some rights and to protect their rights our constitution give us judiciary system. मीन्स हमारे को राइट्स तो दिए गए हैं बट हमारे राइट्स हमसे किसी ने भी नहीं छीनना चाहिए करके जुडिशरी सिस्टम्स भी दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स में आया 26 जनवरी से लेकर 1950 में. एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तब से क्या हो रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम कर रहा है. In this chapter, there are the three important things which has given in this chapter, that are the democracy, social justice and social judiciary system. तो डेमोक्रेसी को हमने पढ़ लिया, सोशल जस्टिस को हमने पढ़ लिया और आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल सिस्टम. तो हमने डेमोक्रेसी में देखा था कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी. हमें पता है कि डेमोक्रेसी कंट्री दोज कंट्री वेयर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे लोग जो है इलेक्टेड करके आते हैं लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव. बट सिर्फ ये दिखाने में नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव वाकई में क्या हुए लोगों के थ्रू इलेक्ट करके आए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू वो क्या जीत कर आए हैं लेजिस्लेचर के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. तो हम इसे कब कहेंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना चाहिए. मीन्स लोग अवेयर होना चाहिए वोटिंग सिस्टम से. व्हेन द वोटिंग सिस्टम इंक्रीज डे बाय डे इन अ लाइफ, मीन्स लाइफ में क्या होना चाहिए कि जो वोटिंग सिस्टम है बढ़ना चाहिए. सो मेनी पीपल्स आर पार्टिसिपेट इन द वोटिंग सिस्टम, दैट टाइम वी कैन से दैट कंट्री इज अ डेमोक्रेसी कंट्री. अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट लिया तो हम कहेंगे कि वो कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है. ये फर्स्ट देखा पॉलिटिकल मैच्योरिटी. देन सेकंड इज राइट टू वोट. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन राइट टू वोट फॉर द ऑल द पीपल. में जितने भी लोग हैं सभी को क्या मिलना चाहिए? राइट टू वोट मिलना चाहिए. राइट टू वोट इज अ प्रोविजन विच हैज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन प्री इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस के पहले ऐसा राइट्स नहीं था और राइट्स दिया भी गया था तो ओनली दोज पीपल हु आर अबाउट 21 ईयर्स, मीन्स जो सिर्फ 21 ईयर्स या उससे बड़े हैं उन्हीं को वोटिंग का राइट दिया गया था. बट लेटर इट रिड्यूस एंड 18 years and above people have given right to give the vote. मीन्स 18 years और जो 18 years से ज़्यादा है उन्हें राइट दिया गया वोटिंग का. और इसीलिए हमारा जो इंडिया है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. मीन्स दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में दी गई है क्योंकि इंडिया में हर किसी को राइट दिया गया है कि वो वोटिंग दे सकते हैं. दे कैन फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन अरेंज देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन चेंज एनी पॉलिटिकल पार्टी. मीन्स ये राइट्स हमारे इंडिया में दिए गए हैं. सेकेंड देखा हमने राइट टू वोट. देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. डेमोक्रेसी अगर वो कंट्री डेमोक्रेसी है तो कंट्री में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज किया जाता है. मीन्स पावर को डिवाइड किया जाता है. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती पावर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है वैसे
वैसा ही स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। मीन्स पावर को क्या कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। मीन्स अलग अलग गवर्नमेंट को उसको डिवाइड कर दिया ताकि हर गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, मीन्स खुद के डिस्कशन खुद ले सके। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या क्या 73rd and 74th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द लोकल सेल्फ, जिसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या मिला है, अधिकार मिला है। देन राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स फर्स्ट तो हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी, सेकंड राइट टू वोट, थर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फोर्थ इन राइट टू इंफॉर्मेशन। हर किसी को राइट से इंफॉर्मेशन गैदर करने की फ्रॉम द गवर्नमेंट एट दैट टाइम गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर द पीपल। मीन्स अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के वर्क कैसे चल रहे हैं, सारा पूछने का अधिकार लोगों को है और उसका आंसर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। अगर लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई है, लोगों ने उसके लिए क्वेश्चनिंग की गई है, तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास आंसर होना चाहिए। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक अधिकार है, जैसे राइट टू वोट दिया गया है, लोगों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है, राइट टू फूड सिक्योरिटी दी गई है, वैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन भी राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन भी हमारे लोगों को हमें दिया गया है। ये हो गया हमारा, अब तक देखा हमने डेमोक्रेसी। अब सेकंड में देखते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पीपल आर लिविंग हियर, देयर कल्चर आल्सो डिफरेंट, देयर ट्रेडिशन आल्सो डिफरेंट, देयर लैंग्वेज आल्सो डिफरेंट। मीन लोगों के हर चीज़ों में हमें वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस समय लोगों में इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डेमोक्रेसी कंट्री बनाना है तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन है वो हटाना है। सोशल स्टेटस में जो डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, गरीब अमीर काला गोरा, ये जो भेदभाव दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन, उसे हमें हटाना है। बाय बर्थ, बाय रेस, बाय प्रॉपर्टी या बाय कलर हम किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, सबसे इक्वल ट्रीट करना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें प्रोविजन दिया है। टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी, अगर हमें जस्टिस और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है हर लेवल के सोसाइटी में, तो हमें क्या करना चाहिए, वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन। मीन्स जितने भी सोसाइटी के सेक्शन है सबको मेन स्ट्रीम में सबको कुछ अधिकार देना चाहिए, ताकि किसी को भी नहीं लगे कि हमने सोसाइटी के बाहर निकाल दिया है। उनको लगना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम भी क्या है, सोसाइटी के पार्ट है। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी क्या करता है, रिड्यूस करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे भी सोसाइटी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उसे दूर करने का काम डेमोक्रेसी में किया जाता है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट करती है। देन पॉलिसी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब हमने देखा कि सम पीपल्स आर अनटचेबल्स, कुछ अनटचेबल्स है, कुछ लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे दिया गया SC ST के लिए भी। तो सम सीट्स रिजर्वेशन इज मेन फॉर दोज सेक्शन सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जिन्हें दुनियादारी से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखी गई है ताकि उनको भी एजुकेशन लेने का अधिकार मिले, उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी हर किसी के साथ इक्वल ट्रीट करे, उन्हें इक्वालिटी मिले। क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी का में राइट्स ही दिए गए कि इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मीन्स लॉ के सामने सब इक्वल है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया, सीट्स रिजर्व की गई। किसमें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट सर्विस में, और कुछ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई ताकि उन्हें हर किसी के साथ इक्वालिटी मिले। द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट पास किया गया, एक प्रोविजन प्रिवेशन ऑफ एक्ट पास किया गया। एट्रोसिटी, प्रिवेशन ऑफ एट्रोसिटीज में लोगों पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए प्रिवेशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पास किया गया, जिससे उन्हें भी बाकी लोगों के साथ खड़े होने का अधिकार मिला, बाकी लोगों के साथ वो
वो भी अपने आप को इक्वल समझने लगे थे। प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज हमने देखा है, मेजोरिटी में ज़्यादा लोगों की संख्या, माइनॉरिटी में कम लोग। तो जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ लोगों को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटी लोगों को भी मेजोरिटी के जैसा ही राइट्स मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में। तो ऐसे भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। देन दिस इज अ कंप्रेहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट देयर राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। मीन उन्हें ऐसा अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी तुम्हारे राइट्स का ब्रेक करता है या तुम्हारे राइट्स को नहीं मानता है, कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करता है, तो आपके पास राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। मीन्स आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। किसके लिए दिया गया है, माइनॉरिटीज के लिए। देन लॉज रिलेटेड टू वुमेन एक प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा है कि वुमेन को पुराने जमाने से क्या किया गया है कि आप सिर्फ घर का काम करो, घर में रहो, बाहर का काम करने का आपका अधिकार नहीं है, आप नहीं जा सकते बाहर। देन पापा की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी हो या हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, आपका उस पर अधिकार नहीं होगा। मीन्स वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक द एजुकेशन, दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन एनी ओकेजन, दे हैवंट एनी अपॉर्चुनिटी इन अ जॉब। मीन्स कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो उनके लिए भी, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उन्हें भी जैसे मेन को अधिकार मिले वैसे उनके भी अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी उनके हस्बैंड या फादर के प्रॉपर्टी पे राइट्स होने चाहिए। इसके लिए भी बहुत से प्रोविजन लेकर आए, जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, प्रोहिबिशंस मीन्स घर में जो लोग वुमेन के ऊपर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। फिर इतना तो किया गया, लेकिन बाद में वुमेन को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। हमने देखा है कि हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे भी रिवोल्ट हुए वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेट दिखाया गया है। तो वुमेन भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए करके 33% जो है रिजर्वेशन उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई। इलेक्शन में उन्हें भी मैन के जैसा अधिकार मिला और उसे बढ़ाकर बाद में जैसे महाराष्ट्र में तो 50% लेवल पे वुमेन के लिए सीट्स रिजर्वेशन की गई। और वो क्या है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए नेशनल कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश की गई एंड सिमिलर कमीशन हैज बीन एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे भी वैसी कमीशन बुलाई गई ताकि वुमेन के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सके। एंड एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, अगेन एक्ट पास किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ न होना चाहिए। एंड देन दिस एक्ट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ स्टीम। मीन्स वुमेन के भी डिग्निटी को प्रोटेक्ट हो, उनका भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है वुमेन को। दिस एक्ट मीन्स ये ट्रेडिशनली जो थे, जो प्राचीन पुराने ख्यालात थे, उन्होंने तो डेफिनेटली इसे अपोज करने का काम किया ही होगा, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके खिलाफ रूल्स लेकर आए कि ताकि जो वुमेन है उसे भी प्रॉपर राइट्स मिले, उसे भी प्रॉपरली सम्मान मिले, वो भी मैन के जैसा ही जॉब अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट ले सके। तो इस तरीके से हमने अभी तक के जितना भी देखा वो क्या था, हमारा प्रीवियस पार्ट था। और इस पार्ट में रोल ऑफ जुडिशरीज, जुडिशरीज का रोल देख लेते हैं। ओके, जुडिशरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, क्या करता है, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है एंड हेल्पिंग टू मेक टुवर्ड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अगर हम सोसाइटी में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को लाना चाहते हैं तो दैट टाइम जुडिशरी इज वेरी वेरी important. The judiciary has always taken into consideration the fundamental objective of the constitution and also the intention of the constitution makers. Means जुडिशरीज का काम क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो लोगों को दिए गए हैं उसका प्रोटेक्शन करना, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो इंटेंशन था उसे फॉलो करना कि वो क्या चाहते थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनकी चाहत क्या थी, वो सोसाइटी कैसी सोसाइटी चाहते थे, कैसी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते थे, ये सारों को फॉलो करना है, सारों को देखरेख करने का काम किसका होता है, जुडिशरीज का होता है। तो हमें ये जुडिशरीज के वर्क क्या होते हैं इसको हम पॉइंट से देख लेते हैं, सब टॉपिक से, कि द बेसिक फ्रेमवर्क
framework of the constitution. The basic framework of the constitution. Constitution is a dynamic, means we can change it. It is a living document. Constitution को living documents क्यों कहा जाता है? We can change the constitution according to time, according to situation or according to changing condition. And when we change it, it is necessary to means approval by the parliament. पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूवल होना जरूरी है. एंड देन वहाँ पे जुडिशरीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. जुडिशरीज ये सारे देखरेख करते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो चेंजेस उतने जरूरी है कि नहीं है, क्या अननेसेसरी चेंजेस या अमेंडमेंट कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जाता है उसे अमेंडमेंट कहा जाता है कि अमेंडमेंट अननेसेसरी अमेंडमेंट तो नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो जरूरी वही अमेंडमेंट किया जा रहा है कि नहीं. तो इस समय ये लिमिटेशन द पावर को लिमिट करता है जुडिशरी क्या करता है, पार्लियामेंट के जितने भी मिनिस्टर्स है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हर किसी के पावर को लिमिट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं दिया गया है. तो इसको सुपरविजन करने का काम हमारी जुडिशरीज करती है. जुडिशरी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट जस्ट लाइक अ एम्पायर. ये किस टाइप से रोल प्ले करती है? जैसे क्रिकेट में एम्पायर का रोल होता है कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना, सेम जुडिशरीज का रोल होता है हमारे लाइफ में. हमारी गवर्नमेंट कैसी रन करती है, गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, इसे सुपरविजन का काम जुडिशरीज करती है. द जुडिशरी हैज टेकन स्टैंड दैट द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स अगर पार्लियामेंट ने कुछ चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. ये देखने का काम हमारी जुडिशरीज करती है. सेकंड, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन. अब जो डिसीजन निकलता है हमारे जुडिशरीज के थ्रू, वो हर किसी को मानना ही होता है. हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है. अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप हैप्पी नहीं हो तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. बट व्हेन अ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन यू अ डिसीजन, दैट टाइम यू कांट चेंज इट. अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक बार आ गया तो उसके बाद कोई भी कोर्ट नहीं है कि जहाँ पर जाकर आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो. इसीलिए सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन कहा गया है. द प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द सिटीजन बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू द वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरीज. हमने अभी तक देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, लोगों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं कि नहीं, इसे देखने का काम कौन करता है? जुडिशरीज करता है. और ये बहुत मायने रखता है. मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन, और इसी के थ्रू जुडिशरीज अलग अलग डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन बहुत मीनिंगफुल होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इंक्लूड राइट टू. कुछ तो ऐसे जजमेंट होते हैं, ऐसा डिसीजन होता है कि जो सिर्फ कोर्ट में ही लिया जाता है. जैसे यहाँ पे दिया राइट ऑफ चिल्ड्रन के राइट्स को, जो डिसीजन है चिल्ड्रन से, जो भी डिसीजन है कोर्ट के थ्रू दिया जाता है. हमें पता है कि हम अंडर 14 ईयर्स के अगर चिल्ड्रन को जॉब में रख रहे हैं तो ये क्राइम है और उस समय हमें पनिशमेंट भी हो सकती है. तो ऐसे डिसीजन कौन लेता है? कोर्ट लेता है, जुडिशरीज लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन्स हमारे राइट्स जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरीज करते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन के ऑनर को, डिग्निटी को चोट ना पहुंचे, उन्हें हर्ट ना हो, कोई भी उनकी इंसल्ट ना करे, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, इसके लिए भी हम कोर्ट में जाते हैं. कोर्ट से डिसीजन मिलता है हमें. इंडिविजुअल फ्रीडम, अगर किसी के इंडिविजुअल फ्रीडम को हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो उस समय भी वो कोर्ट में जा सकते हैं, उस समय भी उसको डिसीजन देने का काम कोर्ट का होता है. एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट में जो ट्राइबल लोग हैं वो भटकते रहते हैं, तो ये नहीं होता कि वो हमारे कंट्री के पार्ट नहीं है, वो भी हमारे कंट्री के पार्ट है. जितने राइट्स हमें हैं उतने भी राइट्स उनके पास है, तो उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारी गवर्नमेंट मीन्स हमारी जुडिशरीज करती है. तो दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर. और यही जो तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम करती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत मैच्योरिटी दिखती है, हमारी इंडिया हटके लगती है. इसलिए कहा जाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे बड़ा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को सोचकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने जो लोअर कैटेगरी से लेकर तो हायर कैटेगरी के लोगों को हर किसी तरीके से देखकर समझकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस तरीके से एक्ट पास किया है और उसी तरीके से हमारा इंडिया फॉलो कर रहा है। इसलिए हमारी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं पे भी ऐसी डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इन दिस चैप्टर वी वर्क ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने किस पे काम किया या क्या देखा? वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से वर्क करता है। जैसे इस चैप्टर में हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया है, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड द रोल ऑफ द जुडिशरीज। ओके, ये तीनों को हमने कवर किया है। मीन्स इन तीनों के थ्रू हमने देखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से वर्क करता है और जो डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडिया डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसी हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स। मीन्स बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे नहीं कि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, हर प्रॉब्लम आते हैं और हमारी गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश भी करती है। बट ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो हर प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होंगे, ये भी नहीं है। मीन्स हमने देखा है कि लोगों की डिज़ायर अलग होती है, लोगों की इच्छाएं अलग होती है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, इसीलिए हर किसी को खुश हम डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं कर सकते हैं। देयर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग अस, हाउएवर व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट द पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। मीन्स हर दिन नए नए प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाले हैं, बट जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने एक माइंडसेट सेट करना चाहिए कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो प्लीज डू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द चैप्टर। पेज नंबर 74 में आपको एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक।